हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करी थी और हमने ये टारगेट बनाया था कि इस साल में जो है, जो भी 3 महीने बचे हैं, लगभग 3 महीने आपके पास है, ये महीना तो जाने वाला है। इन 3 महीनों में हम क्लास 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। ठीक है। और हमने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपके हैं, है ना, जो जीएस के अंतर्गत आते हैं, उन सभी सब्जेक्ट, उन सभी विषयों के एनसीईआरटी जो है उनको हम कवर करेंगे। ठीक है। हमने सबसे पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था। क्लास 6 की ज्योग्राफी हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला चैप्टर आपको पढ़ा दिया था। आज हम दूसरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। ठीक है। आज हम क्या करेंगे, हम दूसरा चैप्टर कवर करेंगे। तो ये देखो, इसमें हम कुछ इस क्लास में हमने, पहली क्लास में हमने क्या किया था कि आपको पूरा चैप्टर कवर करा दिया था। उसमें हमने आपको एक्सरसाइज नहीं करवाई थी। ठीक है। जो अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं एनसीईआरटी के हर चैप्टर के एंड में, कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं अभ्यास के लिए, एक्सरसाइज दी होती है, तो उसमें हमने नहीं करवाया था। लेकिन इसमें हमने एक्सरसाइज को भी इंक्लूड किया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपके लिए पूरा प्रेजेंटेशन बना के लाए आए हैं। पूरा डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम के माध्यम से हम सारी चीज़ें आपको समझाएंगे कि ग्लोब क्या होता है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध हैं उनको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। खूबसूरत तरीके से ये सब हमने आपके लिए डिजाइन किया है। ठीक है। टाइम जोन कितने टाइम जोन है, मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से हम इस क्लास को करने वाले हैं। ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझने के बाद हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो एनसीईआरटी अपने में बहुत महत्वपूर्ण होती है ना। तो इसको यदि आप कवर कर लेते हैं, आप किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, या फिर किसी अन्य वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहती है एनसीईआरटी। ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसको हमने बाइलिंगुअल कंटेंट में डिजाइन किया है। ठीक है। चाहे आपका मीडियम हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों ही भाषाओं में ये कंटेंट पूरा है। इधर इंग्लिश लिखा हुआ है, इधर हिंदी। तो आप कोई भी मीडियम हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज ये हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है ग्लोब है ना। ग्लोब क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनके बारे में समझना है। मेरा नाम अतुल गिरेरी है। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया, क्लास 6 के एनसीईआरटी हम लोग कवर कर रहे हैं जियोग्राफी की। तो जो आपकी 6 की जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, उसका जो नाम है वो है पृथ्वी हमारा आवास, द अर्थ आवर हैबिटेट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहले चैप्टर में आपको सौर मंडल में पृथ्वी, ये पहला चैप्टर करवा दिया था। आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या है, इनके बारे में हम समझेंगे। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है। चलिए सबसे पहली चीज जो इस चैप्टर में एनसीईआरटी में आपको बताया गया है वो ग्लोब के बारे में, कि ग्लोब क्या होता है। ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है, सबसे पहले आपको हम थोड़ा सा दिखाते हैं। देखो, ग्लोब के बारे में सबसे पहली चीज़ आपको बताई गई कि पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है। ग्लोब क्या है, पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। इसको हटा देते हैं। ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल। ग्लोब क्या है, ग्लोब एज ये ट्रू मॉडल है। एक क्या है, ट्रू मॉडल एंड मिनिएचर फॉर्म, है ना, लघु रूप है ऑफ द अर्थ। मतलब कि अर्थ का एक ट्रू मॉडल में मिनिएचर फॉर्म है, एक लघु प्रतिरूप है। देखो, ये वास्तविक प्रतिरूप का मतलब क्या है कि पृथ्वी पर जो कॉन्टिनेंट्स, जो महाद्वीप, जो महासागर, जो जिस पोजीशन पे, जिस लोकेशन पे स्थित, उनके लोकेशन में बिना कोई छेड़छाड़ किए हुए बस उसी को कंप्रेस करके छोटा कर दिया गया है। ठीक है। तो इसलिए ये ग्लोब क्या है, ये वास्तविक रूप है। पृथ्वी का ही क्या है, वास्तविक रूप है, बस उसको छोटा कर दिया गया है। इतनी बात समझ में आ गई कि वास्तविक का मतलब क्या है। वास्तविक का मतलब बस ऐसा है कि वहां पर जो भी महासागर हैं, जो भी देश, जो भी भूखंड हैं, उनकी जो स्थिति है बिल्कुल सेम उसी पोजीशन में उसको रखा गया है, बिना उनके लोकेशन में कोई छेड़छाड़ किए हुए, बस उसको कंप्रेस करके छोटा बना दिया गया है। ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। आगे देखिए, ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं।
ग्लोब स्थिर नहीं होते। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, पहली बात ये ध्यान रखो, ग्लोब होते हैं, ठीक है, पर देश, महाद्वीपों तथा के सही आकार में दिखाया जाता है। सही आकार में कैसे दिखाएंगे? आप कहेंगे कि ग्लोब तो इतना छोटा होता है, उनका सही आकार कैसे दिखाएंगे? तो सही आकार दिखाने का मतलब कि हम एक पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम पैमाने का इस्तेमाल करके उसको एक छोटे रूप में दिखा सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई दो पर्सन है ना, माना हमने ए और बी दो पर्सन है, इनके घर के बीच की दूरी कितनी है? 50 किलोमीटर है। घर के बीच की दूरी कितनी है? 50 किलोमीटर है। आपको 10 सेंटीमीटर का एक पेज दिया गया। कितने सेंटीमीटर का? 10 सेंटीमीटर का एक पेज दिया गया, और आपको कहा गया कि इस पेज पर आप इस तरीके से ड्रॉ कीजिए कि इनके बीच की जो दूरी है उसमें परिवर्तन ना हो, है ना। इनके बीच की दूरी मान लो, फिर बी से हमने कहा बी से सी के पॉइंट की दूरी जो है, बी से सी के पॉइंट की दूरी जो है वो हमने मान लिया, मान लो 30 किलोमीटर। कितना मान लिया हमने? 30 किलोमीटर मान लिया। तो आप पेज पर ऐसे दिखाएंगे, चूंकि ये 10 सेंटीमीटर पूरी लंबाई है, ठीक है, और इधर मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, इधर मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो आप इतना दिखाएंगे कि 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे और ए से बी की दूरी बता देंगे, और 3 सेंटीमीटर एक और खींचेंगे, ठीक है, और बी से सी की दूरी बता देंगे, ठीक है। तो ऊपर ऊपर दिया हुआ तो ऊपर ही खींच दो भाई, ठीक, ऊपर ही बना दो। ये 3 सेंटीमीटर का हो गया, और आपने एक पैमाना डिसाइड कर दिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। कितना? 10 किलोमीटर। तो आपका ये क्या हुआ? मैप बन के रेडी हो गया। अब कोई भी ये मैप को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि एक ए से बी की दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ए से बी की दूरी 5 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर है। तो इसका मतलब टोटल दूरी कितना हो गया? 50 किलोमीटर, ठीक है। और बी से सी की दूरी 3 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो टोटल दूरी कितना हो गया? 30 किलोमीटर, ठीक है। तो हमने देखा कि इनके हमने वास्तविक दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितनी दूरी इनके बीच की है उसी दूरी को हमने यहाँ पर दिखाया है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर उन्हीं के सही आकार में, सही डिस्टेंस पर दिखाया जाता है ग्लोब पर, ठीक है। बस उनको एक पैमाने के माध्यम से उनको छोटा कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे हम अक्ष कहते हैं, जिसे हम एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उन्हें उत्तर तथा हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ग्लोब को एक सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व घुमाया जा सकता है, ठीक है। पहले डायग्राम में हम थोड़ा समझा देते हैं आपको। ये देखिए, ये हमारा है ग्लोब। क्या है ये? ग्लोब। तो आपको क्या बताया गया कि इसमें एक सुई होती है जो थोड़ा सा तिरछी होती है ना। सुई क्या होती है? थोड़ा सा तिरछे रूप में इसमें उत्तर से पार करती है इसको, और इस सुई को हम क्या कहते हैं? इस सुई को हम अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं, एक्सिस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। और दूसरी बात आपको ये बताई गई कि सुई जिस बिंदु से होकर गुजरती है, तो इस वाले बिंदु को हम कहते हैं उत्तर ध्रुव। क्या कहते हैं? उत्तर ध्रुव, नॉर्थन पोल, नॉर्थन पोल बोलते हैं, और इसको हम दक्षिण ध्रुव बोलते हैं। इस वाले बिंदु को हम क्या बोलते हैं? इस वाले बिंदु को हम दक्षिण ध्रुव कहते हैं, ठीक है। साउथर्न पोल। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब तीसरी बात आपको ये बताई गई, ये जो सुई है, ये जो हमारा ग्लोब है, इसमें क्या है कि इस ग्लोब को हम पश्चिम से पूर्व घुमा सकते हैं। ग्लोब को क्या कर सकते हैं? पश्चिम से पूर्व घुमा सकते हैं। अब ग्लोब आपको समझ में आ गया पूरा। ग्लोब में मुख्यतः आपको इसकी परिभाषा याद रखनी की, ये क्या है? पृथ्वी का वास्तविक लघु रूप में एक मॉडल है, एक ट्रू मॉडल है, एक वास्तविक मॉडल है, पहली बात। दूसरी बात, इससे होकर एक गुजरती है। जिन दो बिंदुओं से होकर गुजरती है उनको उत्तरी ध्रुव और हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं, ठीक है। पृथ्वी ग्लोब को जो है हम पश्चिम से पूर्व घुमा सकते हैं,
अपने अक्ष पर पश्चिम से क्या घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है। तो उसी तरीके से हम ग्लोब को भी घुमा सकते हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, उसी प्रकार ग्लोब भी घूमता है, उसको भी हम घुमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे हमारे पृथ्वी पर कोई वास्तव में ऐसी कोई रेखा, वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, वास्तव में ऐसा कोई अक्ष नहीं है। बस ग्लोब पर ऐसे बना दिया जाता है ताकि मॉडल जो है परफेक्ट बन सके और उसी तरीके से इसको घुमाया जा सके। इतनी बात समझ गए। चलिए, ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। द ग्लोब इज फिक्स नहीं होता, वो रोटेट होता रहता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, ग्लोब पर कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज, अपने करेक्ट साइज में शो होते हैं। ए नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्ड मैनर, है ना। एक नीडल जो है ग्लोब पर फिक्स्ड होती है इन टिल्ड मैनर, है ना, मतलब कि झुकी हुई अवस्था में इसमें क्या होती है, एक सुई फिक्स होती है। विच इज कॉल्ड एक्सिस, जिसको हम एक्सिस कहते हैं। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर 2 पोल्स, जिनसे होकर जो सुई है वो गुजरती है, वो 2 पोल्स है, नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल्स। ठीक है, और द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो ग्लोब होता है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, जस्ट एज द अर्थ मूव्स, जैसे कि हमारी पृथ्वी घूमती है। इतनी बात समझ गए होंगे। तो ग्लोब के बारे में आपको इतना चीजें ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखाओं के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाओं के बारे में समझने से पहले थोड़ी सी चीजें हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर हम आते हैं परिभाषाओं पर। ठीक है, फिर हम किस पे आएंगे, परिभाषाओं पर आएंगे। तो देखो यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझनी है। सबसे पहले देखो, किसी भी चीज की लोकेशन बताने के लिए, सबसे पहले आपको एक रेफरेंस चाहिए होता है। जैसे मान लो आप अपने दोस्त को फोन कॉल पे समझा रहे हैं, मान लो आपका दोस्त आपके घर आना चाहता है और वो रास्ता नहीं जानता। ठीक है, तो आप अपने दोस्त को कैसे समझाएंगे कि देखो, आपको आपके पास या राइट या लेफ्ट आपको कोई चौराहा दिख रहा होगा, कोई बैंक दिख रही होगी, कुछ बताएंगे। तो मान लो हमने कहा कि आपके जस्ट राइट साइड एक एटीएम है। ठीक है, एक एटीएम है, उसी एटीएम के जस्ट सामने से एक रोड गई हुई है और उसी रोड को पकड़ के आपको सीधा आना है। तो हमने उसको क्या बताया कि एटीएम के सामने से एक रोड गई हुई है, तो हमने एक संदर्भ माना, एक रेफरेंस माना। किसको, एटीएम को एक रेफरेंस माना। ठीक है, एटीएम को क्या माना, एक रेफरेंस माना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बिना रेफरेंस के, बिना संदर्भ के हम किसी लोकेशन को डिफाइन ही नहीं कर सकते। हमें अपना घर बताना हुआ तो हम एक संदर्भ बताएंगे कि इस संदर्भ की आप देखेंगे तो उसके बगल में, या शर्मा जी के घर के बगल में मेरा घर है, एक या पेड़ के बगल में मेरा घर है, एक एटीएम है उसके बगल में मेरा घर है, बैंक है उसके बगल में मेरा घर है। आप एक संदर्भ लेंगे, बिना संदर्भ के आप कुछ नहीं बता सकते। तो सेम उसी तरीके से हमारी पृथ्वी पर भी बहुत सारे महाद्वीप हैं, महासागर हैं, देश है ना। तो उनकी लोकेशन हम कैसे बताएंगे, कोई ना कोई संदर्भ मानेंगे, क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है। इसलिए ये तो नहीं कहेंगे कि हम इस देश के 198 के देश के आसपास हैं, हम ये नहीं बताएंगे कि उस देश के बगल में वो देश है, ऐसा बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पर हम एक मानक स्टैंडर्ड फॉर्म मानते हैं, फिर हम एक कुछ काल्पनिक रेखाएं मानते हैं, कुछ काल्पनिक संदर्भ रेखाएं मानते हैं। उन्हीं संदर्भ रेखाओं में अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं आती हैं। ठीक है, उन्हीं संदर्भ रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है, हम थोड़ा सा समझते हैं। कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार ये अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का मतलब क्या है, क्यों हम इसको मानते हैं। हम इनको इसलिए मानते हैं क्योंकि हम जो भी पृथ्वी पर जो भी लोकेशंस हैं उनकी हम सिचुएशंस बता सकें, उनकी हम स्थिति बता सकें, उनकी जो भी प्लेसेस हैं, जो भी स्थान है, उनका लोकेशन क्या है वो हम बता सकें। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब देखो, ये पृथ्वी आपकी है, ये क्या है ना, ये आपकी पृथ्वी है। तो हमने एक माना कि एक रेखा पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से जाती है। कहाँ से जाती है, पृथ्वी के बिल्कुल बीच से जाती है। ठीक है, ये माना गया है, एक ये काल्पनिक रेखा है। ये जो बीच से रेखा जाती है इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, या फिर इसको हम विषुवत वृत्त बोल सकते हैं।
क्योंकि देखो विषुवत वृत्त हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरा वृत्त है, ठीक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी 3D है ना कि 2D है। 3D मतलब त्रिविमीय है, पूरा गोला है, फुटबॉल टाइप। तो ये रेखा इधर से भी जाएगी और घूम के उधर से फिर इधर आएगी, समझ रहे हैं? ये रेखा उधर से जाएगी और घूम के उधर से फिर इधर से आएगी, समझ गए होगे? तो ये एक विषुवत वृत्त है, ठीक है। तो ये विषुवत वृत्त है। और एक आपको पता है कि एक सुई हमने, पृथ्वी क्या होती है, अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी का एक अक्ष है, ये पृथ्वी का एक अक्ष है, ठीक है। और अभी हमने गोलोक में आपको बताया कि पृथ्वी का अक्ष जिन दो बिंदुओं से होकर गुजरता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, ठीक, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। तो ये विषुवत रेखा, हमने माना कि विषुवत रेखा जो है बिल्कुल मध्य से पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अब ये जो ऊपर वाला आधा भाग है, ऊपर वाला आधा भाग है, इसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध, इसको हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो ये विषुवत वृत्त से लेकर हमने कुछ वृत्त बना लिए हैं, ठीक है। हमने ऐसे ऐसे कुछ वृत्त खींच लिए, कहाँ तक, ध्रुवों तक, कहाँ तक, ध्रुवों तक, ठीक है। ये तो यही रेखाएं जो हैं, यही जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं हमारी क्या कहलाती हैं, इनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, अक्षांश, या फिर इनको हम समानांतर रेखाएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानांतर, समानांतर रेखाएं भी बोलते हैं। इतनी बात आप समझ गए कि अक्षांश रेखाएं हम किनको बोलते हैं? ऐसी संदर्भ रेखाएं, ऐसी संदर्भ रेखाएं हैं, ये क्षैतिज रेखाएं हैं, ठीक है। ऐसी संदर्भ क्षैतिज रेखाएं जो पृथ्वी पर किसी स्थान की लोकेशन बताने में हमारी मदद करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाओं में एक जो बिल्कुल पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसको हम विषुवत वृत्त बोलते हैं या फिर विषुवत रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री पर जब देखो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण डिग्री बनाएगी वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। 90 डिग्री को, क्योंकि पृथ्वी पूरा कितनी है, 360 डिग्री है, 360 डिग्री होता है। एक गोला कितना होता है टोटल, गोला क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 90, और उसके पीछे क्योंकि गोला 3D है, उसके पीछे से 90 होगा, फिर उसके पीछे से जो आएगा ये 90 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का ये 90 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री होगा, और उसके पीछे से 90 डिग्री, और इसके पीछे से 90 डिग्री होगा। तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। और कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश हैं, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश हैं, जैसे 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश को हम कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है, कर्क रेखा बोलते हैं। देखो चूंकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को यहाँ पर हम लिखेंगे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, चूंकि हम उत्तर दिशा में जा रहे हैं ना, इधर उत्तर दिशा में जा रहे हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं? उसको हम मकर रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। तो एक बेसिक फॉर्मेट था जो आपको हम समझाना चाहते थे। देखो ये अक्षांश रेखाएं हैं, आपको सिंपल से ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। ये अक्षांश रेखाएं हैं, एक रेखा इनको पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा के उत्तरी दिशा में, विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में हम जब आगे बढ़ते हैं तो 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री उत्तर पर जो रेखा काटती है, मान लो ये रेखा है, ये 23.5 डिग्री उत्तर पे जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। दक्षिण में आए तो 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा होती है उसको हम मकर रेखा कहते हैं, और बीच वाली को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। और जो उत्तरी गोला, इसको जो उत्तर वाला आधा भाग है, उत्तर वाला आधा गोला है, जैसे एक बॉल लीजिए, उसको दो भागों में काट दीजिए, तो जो ऊपरी भाग है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे।
और जो नीचे वाला भाग है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। इतनी बात समझ गए होंगे आप। चलिए ठीक है, ये इससे पहले आपको एक चीज और समझनी है। अब यहाँ पर आते हैं, यही चीज अभी हमने आपको समझा दी। अब यहाँ पर देखें, एक काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि विषुवत वृत्त क्या है ना, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में, एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। अभी हमने आपको बताया उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिण वाले आधे भाग को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। क्या है, सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बिना संदर्भ के, बिना रेफरेंस के आप किसी भी स्थान की जो लोकेशन है वो बता ही नहीं सकते। किसी भी कोई भी स्थान कहाँ पर है बिना संदर्भ के आप नहीं बता सकते। इसीलिए संदर्भ रेखाएं माना गया है, काल्पनिक है ये माना गया, जिसकी वजह से हम किसी भी स्थान की लोकेशन बता सकें। विषुवत वृत्त ध्रुवों तक, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को हम अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि ये विषुवत वृत्त से लेकर के उत्तर एवं दक्षिण, यहाँ पर देखिए विषुवत वृत्त से लेकर ध्रुवों तक स्थित सभी वृत्तों को, चाहे उत्तर ध्रुव हो, है ना, चाहे उत्तर ध्रुव की बात करें हम, कहाँ चला गया भाई, चाहे उत्तर ध्रुव तक की बात करें चाहे दक्षिण ध्रुव तक की बात करें, सभी रेखाओं को क्या कहते हैं हम, अक्षांश या फिर समानांतर रेखाएं कहा जाता है। इनको हम किस में मापते हैं, तो इनको हम डिग्री में मापते हैं, अंश में मापते हैं। Another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. The line is known as the equator. ये लाइन किसके नाम से जानी जाती है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं विषुवत वृत्त। The northern half of the earth is known as the northern hemisphere. ठीक है, नॉर्थन हेमीस्फीयर, ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, नॉर्थन हेमीस्फीयर कहते हैं। एट द साउथर्न हाफ, और साउथ में जो हाफ पार्ट है उसको हम नोन एज द साउथर्न हेमीस्फीयर, ठीक है, उसको हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। देयरफॉर द इक्वेटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर्स अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री, लैटिट्यूड्स जो हैं वो डिग्री में मेजर्ड किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। तो ये वही चीज़ आपको दिखाया गया है एक डायग्राम के माध्यम से। ये हमारा जो है, ये हमारा विषुवत वृत्त है। ठीक है, ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा विषुवत वृत्त है। और ये जो ध्रुव तक की रेखाएं हैं, है ना, ध्रुव तक की रेखाएं हैं, ये सारी रेखाएं क्या हैं, ये अक्षांश रेखाएं, अक्षांश या समानांतर रेखाएं। बात समझ गए आप। आगे आते हैं, विषुवत वृत्त शून्य अंश को, शून्य अक्षांश को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो हमने बताया आपको, ये जो विषुवत वृत्त है, ये विषुवत वृत्त है, ये 0 डिग्री को दर्शाता है, 0 डिग्री को दर्शाता है। दक्षिण में 23.5 डिग्री किसको दर्शाता है, मकर रेखा को, और उत्तर में 23.5 डिग्री किसको दर्शाता है, कर्क रेखा को। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, वही बात यहाँ पर बताई गई है कि विषुवत वृत्त जो है शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है ना भाई। देखो ये वृत्त है आपका, है ना, 90 डिग्री उधर होगा, 90 डिग्री, आधा हमने बांट दिया, आधा हमने बांट दिया। ठीक है, तो ये 90 डिग्री ये है और 90 डिग्री जस्ट उसके पीछे है, फिर 90 डिग्री ये, 90 डिग्री जस्ट इसके पीछे। तो क्या है ना, तो 4 90 90 में 4 बांट सकते हैं, क्योंकि पूरा वृत्त कितने का होता है, पूरा वृत्त 360 का होता है। तो 90 90 कितने में, 4 में बढ़ जाएगा, 90 से मल्टीप्लाई कर लो 4 को, 360, 9 चौको 36। तो कहने का मतलब है कि 360 इस चारों ओर वृत्त का क्या है, 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4, यानी कि 90, है ना, यानी कि 90 अंश। इस प्रकार 90 डिग्री या फिर 90 अंश उत्तरी अक्षांश को हम उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, एवं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। ठीक है, कहने का अभिप्राय ये है कि जो 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है, मतलब कि 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश,
90 डिग्री यहाँ से 23.5 डिग्री मकर रेखा को दर्शाता है, और 90 डिग्री किसको दर्शाता है? दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। उत्तर में बात करें 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा को दर्शाता है, और 90 डिग्री उत्तर किसको दर्शाएगा? तो उत्तरी ध्रुव को दर्शाएगा। यही बात यहाँ पर आपको बताई जा रही है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड्स सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर of the poles is 1/4 of the circle. Round the earth it will be measure 1/4 of 360 degree. Example is 90 degree, thus 90 degree north latitudes marks the north pole and 90 degree south latitudes marks the south pole. ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है वो किसको मार्क्स करता है? नॉर्थ पोल को, और 90 डिग्री जो है साउथ लेटीट्यूड वो किसको मार्क्स करता है? साउथ पोल को मार्क्स करता है। ठीक है, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरीय अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वृत्त के सभी दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। कहने का अभिप्राय ये है, यहाँ पर हम फिर से एक बार आएंगे, ये जो सारी रेखाएं हैं उत्तर में स्थित जो सारी रेखाएं हैं इनको हम उत्तरीय अक्षांश कहते हैं, और ये दक्षिण में स्थित जो सारी रेखाएं हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए। चलिए अब हम आगे आते हैं। प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को लिखा जाता है। ठीक है, प्रत्येक अक्षांश के साथ उसकी दिशा मतलब उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? एक बार हम थोड़ा सा फिर समझा देते हैं। पॉइंट आपसे कहा गया, जो बात आपको बताई गई कि प्रत्येक अक्षांश के साथ उसकी दिशा भी लिखना जरूरी है ना। जैसे ये हमने बना दिया, फिर से बोला, ये आपका क्या है? ये आपका विषुवत रेखा है, ये आपकी विषुवत रेखा है, 0 डिग्री पर विषुवत रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री पर विषुवत रेखा है, ये अक्षांश रेखाएं आपकी हैं। ये आपका मान लो दक्षिणी, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, ठीक है, ये साउथर्न पोल है और ये नॉर्थर्न पोल है। अब आपसे कहा गया, मैंने कहा कि आप ऐसे स्थान का पता लगाओ जो 20 डिग्री अक्षांश पे है। आप ऐसे स्थान का पता लगाओ जो 20 डिग्री अक्षांश पर है। हमने आपको ये बता दिया 20 डिग्री अक्षांश, और हमने आपको दिशा नहीं बताई। हमने आपको दिशा नहीं बताई कि उत्तरी अक्षांश में है या फिर दक्षिणी अक्षांश में है। हमने सिर्फ आपको 20 डिग्री बताया। तो आप देखो 0 से लेकर 90 तक यहाँ पर भी है। ये जो 90 डिग्री ये किसको दर्शाता है? साउथर्न पोल को दर्शाता है। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश किसको दर्शाता है? साउथर्न पोल को। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश किसको दर्शाता है? नॉर्थर्न पोल को दर्शाता है। तो अब 20 डिग्री इधर भी हो सकता है, 20 डिग्री इधर भी हो सकता है। अब कौन सा 20 डिग्री है ये नहीं समझ में आया। तो इसको बताने के लिए हमें ये भी बताना पड़ेगा कि 20 डिग्री हम उत्तरी अक्षांश कहना चाहते हैं, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहना चाहते हैं, या फिर 20 डिग्री हम दक्षिणी अक्षांश कहना चाहते हैं। तो अक्षांश के साथ साथ हमें दिशा भी बतानी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आई आपको? जब हमने कहा कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर वो लोकेटेड है, अब 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हमने माना ये जो रेखा है ये 20 डिग्री पर है, तो हम बता देंगे कि वो जो जगह है इस अक्षांश पर होगी। देखो अभी भी कंफर्म नहीं है कि इस अक्षांश पर यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, कहाँ पर होगी अभी भी हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये कम से कम पता चल गया कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर वो स्थान है। अब देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन और है। कंफ्यूजन क्या है? समस्या है। समस्या ये है कि अब हमें क्लियर नहीं हो रहा कि वो स्थान 20 डिग्री पे तो पता चल गया, लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर कहाँ पर है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि हम एक और काल्पनिक रेखाओं की कल्पना करेंगे। एक हम और काल्पनिक रेखाएं मानेंगे जो कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। उत्तरी ध्रुव को किससे मिलाती हैं? दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। अब यही रेखाएं हमारी क्या कहलाएंगी? यही रेखाएं हमारी क्या कहलाएंगे? देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स कहलाएंगी। समझ गए? अब हमें किसी स्थान के बारे में यदि दो चीजें पता हो, उसका अक्षांश और उसका देशांतर पता हो, तब हम वो स्थान बता देंगे कि वो स्थान हमारा ग्लोब पर कहाँ है। हमने कहा कि एक ऐसा स्थान है जो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, और मान लो 10 डिग्री
10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। ठीक है, अब ये जो बीच की दिशा है, ये जो बीच की रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर को दर्शाती है, जो कि ग्रीनिच से होकर जाती है। अभी इसके बारे में हम देशांतर के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे। बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि एक देशांतर रेखाओं की भी जरूरत पड़ेगी। बिना देशांतर रेखाओं की सहायता से, बिना देशांतर रेखाओं की मदद से हम किसी भी स्थान की लोकेशन नहीं बता सकते। ठीक है, अभी इतना आपको समझ में आ गया कि प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखना आवश्यक होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर है ना, महाराष्ट्र का चंद्रपुर, और ब्राजील का है ना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो ब्राजील है, ब्राजील में एक बेलो होरिजोंटे है। क्या है? बेलो होरिजोंटे है। दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के उत्तर में है, 20 डिग्री उत्तर में है, एवं बेलो होरिजोंटो विषुवत वृत्त के दक्षिण में है। ठीक है, अब समस्या बन गई ना, ये उत्तर में है, ये दक्षिण में है 20 डिग्री। तो कहने का अभिप्राय है कि सिर्फ मान से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें दिशा भी बतानी पड़ेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर है तथा बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर होते जाते हैं, वैसे वैसे अक्षांशों का आकार जो है घटता जाता है। ये चीज़ें थोड़ा सा समझ लीजिए। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर होते जाते हैं, वैसे वैसे अक्षांशों का जो मान है वो घटता जाता है। इस इमेज में देखिए, इस इमेज में अच्छे से बताया आपको दिखाया गया है। ये इमेज देखिए, इस इमेज में आपको बहुत ही क्लियर कट बताया गया है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे विषुवत वृत्त का जो मान है वो आकार जो छोटा होता जाता है। देखो, सबसे पहले देखो, सबसे बड़ा विषुवत वृत्त होता है। सबसे बड़ा कौन सा होता है? विषुवत वृत्त होता है। फिर ये वृत्त और छोटा हो गया, 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 और बिल्कुल पोल पर क्या होगा? ये डॉट बन जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल ध्रुव पे क्या हो जाएगा? ये डॉट बन जाएगा। तो वही बात यहाँ पर आपको बताई गई है कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे अक्षांशों का मान क्या होता है? अक्षांशों का आकार जो है घटता जाता है। अक्षांशों का आकार क्या होता है? घटता जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम महत्वपूर्ण अक्षांशों की बात करेंगे। हालांकि इसको हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहते हैं। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? उत्तर ध्रुव कहते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? उत्तर ध्रुव कहते हैं। तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त 4 अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश या समानांतर रेखाएं और भी हैं। जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है, जैसे कि हमने आपको बताया। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है, हमने अभी आपको समझाया था। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, हाँ ये बात आपको ध्यान में रखना, ये 66.5 डिग्री उत्तर में क्या है? उत्तर ध्रुव वृत्त है, और 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। आगे आपको हम डायग्राम में दिखाते हैं, ये देखिए, यहाँ आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। देखो, ये आपका महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध है। ठीक है, ये इस डायग्राम में आपको 2 महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं। महत्वपूर्ण अक्षांशों के बारे में बताया गया है और ताप कटिबंधों के बारे में बताया गया है। पहली चीज़ देखो, 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश को हम विषुवत वृत्त कहते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? 66.5 डिग्री हम उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? उत्तर ध्रुव वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर ध्रुव वृत्त बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और 90 डिग्री अक्षांश किसको दर्शाता है? 90 डिग्री अक्षांश किसको दर्शाता है? तो उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। अब आते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, अब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आ जाओ। तो ये विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश पर है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे क्या है? मकर रेखा है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे क्या है? मकर रेखा है। बात करें 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर क्या है? तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर क्या है? दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। और
बात करें 90 डिग्री अक्षांश दक्षिणी अक्षांश की, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो दक्षिण ध्रुव है। क्या है? दक्षिण ध्रुव है, साउथर्न पोल है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक चीज, वही चीज ये इंग्लिश में लिखी हुई है, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, ठीक है। तो चलिए भाई, एक बात और आपको समझ में आ गई है ना, महत्वपूर्ण अक्षांशों के बारे में तो आपको पता चल गया। दूसरी बात आपको जो समझनी है वो ताप कटिबंधों के बारे में समझनी है। दूसरी बात आपको जो समझनी है वो ताप कटिबंधों के बारे में समझनी है। अब ताप कटिबंध क्या होते हैं? देखो, सूर्य की रोशनी जिस तरीके से हमारी पृथ्वी पर पड़ती है उस हिसाब से, अच्छा है ना, उस हिसाब से देखो, कहीं पर सूर्य, पृथ्वी पर कहीं पर सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ती है, कहीं पर कम पड़ती है ना। तो तीन ताप कटबंधों में अक्षांश रेखाओं की मदद से पृथ्वी को तीन ताप कटबंधों में बांटा गया है। जैसे कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इस क्षेत्र पर सूर्य की साल भर में एक बार सूर्य की जो किरणें होती हैं बिल्कुल सिर के ऊपर होती हैं। साल भर में इस क्षेत्र में जो है साल भर में एक बार जो सूर्य होता है वो बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी, सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश यहीं प्राप्त होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पड़ती है। सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पड़ती है ना। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य वाला जो क्षेत्र है ना, या फिर कह लें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, इसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध, ठीक है। अब बात करते हैं कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच की दूरी, मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त की दूरी। ये वाला देखिए, ये वाला भाग, ठीक है। मकर रेखा दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच की दूरी और कर्क रेखा उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? इसको हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तरी वाले को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी वाले को दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। यहाँ पर सूर्य की रोशनी जो है तिरछी पड़ती है। यहाँ वाले क्षेत्र में, इतने क्षेत्र में और इतने क्षेत्र में सूर्य की रोशनी जो है वो थोड़ा सा तिरछी पड़ती है। तो अपेक्षाकृत उष्ण कटिबंध की अपेक्षाकृत यहाँ पर सूर्य की जो हीट है वो कम महसूस होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। और यहाँ पर देखिए, दक्षिण ध्रुव वृत्त से लेकर दक्षिण ध्रुव तक, दक्षिण ध्रुव वृत्त से लेकर दक्षिण ध्रुव तक और उत्तर ध्रुव वृत्त से लेकर उत्तर ध्रुव तक, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम शीत कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। अब दक्षिण ध्रुव है तो दक्षिण शीत कटिबंध, और उत्तर ध्रुव में है तो उत्तर ध्रुवी शीत कटिबंध बोलेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, इन तीन ताप कटिबंधों में बांटा गया है, ठीक है। अक्षांश रेखाओं की मदद से इन तीन ताप कटिबंधों में पृथ्वी को बांटा गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा का सारा याद भी हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में हम आपको समझा चुके हैं। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य एक बार वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो हमने बताया ना, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों के जो बीच का क्षेत्र है वहां पर क्या होता है? उष्ण कटिबंध होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य वर्ष भर में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। अब बात करें कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, मतलब वहां पर सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी पड़ती हैं। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। जब ध्रुवों की तरफ हम बढ़ते हैं तो सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध की बात करें, देखो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। इसका तापमान क्या रहता है? मध्यम रहता है। इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। बात समझ में आ गई?
अब हम बात करते हैं शीत कटिबंध की। तो शीत कटिबंध क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त, ठीक है, हमने आपको डायग्राम दिखाया था। उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच वाला, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम शीत कटिबंध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शीत कटिबंध कहते हैं। तो उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो होती हैं वो कभी क्षितिज से ऊपर आ ही नहीं पाती। क्या होती हैं? वो कभी क्षितिज से ऊपर आ ही नहीं पाती, मतलब हमेशा बिल्कुल टेढ़ी पड़ती हैं, ठीक है। बहुत ठंड होती है क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? शीत कटिबंध कहलाते हैं। इसलिए क्या कहलाते हैं? शीत कटिबंध कहलाते हैं। एरिया लेइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द Antarctic circle and the South Pole in the Southern Hemisphere are very cold, ठीक है, बहुत ठंडे होते हैं। It is because here the sun does not rise much above the horizon, therefore its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called फ्रीजन जोन। ये क्या कहलाते हैं? फ्रीजन जोन कहलाते हैं, हिंदी में शीत कटिबंध कहलाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। तो अभी तक हमने आपको क्या पढ़ा दिया? अभी तक हमने आपको ग्लोब के बारे में बताया, अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया, ठीक है, और पृथ्वी के विभिन्न ताप कटिबंधों के बारे में बताया, ठीक है, पृथ्वी के विभिन्न ताप कटिबंधों के बारे में बताया। भाई आप देखो, अब हम देशांतर रेखाओं के बारे में देखते हैं। देशांतर रेखाओं के बारे में हम देखते हैं, फिर एक बार हम रिवाइज भी करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे? रिवाइज भी करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आप परेशान मत होइए, सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। देशांतर रेखाएं क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है ना। जो चीज़ें हमने अभी आपको बताई थी, हमने कहा था, जैसे हमने यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखी थी, हमें जब अक्षांश भी पता चल गया कि उत्तरी अक्षांश पर है, फिर भी हमें क्या हुआ कि उत्तरी अक्षांश पर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ पर है। तो फिर हमने एक और रेखाओं की कल्पना करी थी, ये वाली जो रेखाएं हैं, ठीक है, यही वाली देशांतर रेखाएं हैं, और यही बात यहाँ पर आपको फिर से बताई जा रही है। मुझे लगता है कि आपको ये वाली बात याद होगी जो अभी हमने आपको समझाई थी, ठीक है। तो देशांतर रेखाओं में क्या है? किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त, ध्यान रखना, अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लें, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। एक ही मतलब कि 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। प्रशांत महासागर में जो टोंगा द्वीप है और दक्षिण हिंद महासागर में जो मॉरिशस द्वीप है, ठीक है। अब देखो समस्या क्या क्रिएट हुई है। समस्या ये बनी है, हालांकि इसको हम समझा चुके हैं, लेकिन एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। इन्होंने ये कहा, ये यहाँ पर 20 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पर 20 डिग्री अक्षांश है। अब बताया गया कि 20 डिग्री अक्षांश पर हिंद महासागर है ना, इसी अक्षांश पर हिंद महासागर का जो टोंगा महाद्वीप है, सॉरी प्रशांत महासागर था, प्रशांत महासागर का, यहाँ पर देखिए, ये प्रशांत महासागर का जो टोंगा द्वीप है, हिंद महासागर का जो मॉरिशस द्वीप है, इसी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है, इसी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। ये मान लिया हमने 2 बिंदु स्थित हैं। तो अब इनकी स्थिति को हम कैसे बताएंगे? इनकी स्थिति को हम कैसे बताएंगे? तो हमें कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होगी। तो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बताकर हमारा काम खत्म नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बताएंगे तो ये भी 20 डिग्री पर ही है और ये भी 20 डिग्री पर ही है। तो इसके लिए हमें कुछ देशांतर रेखाओं की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वही हम समझेंगे अब। चलिए, पर स्थित है, उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं। इन संदर्भ रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतरी यामोत्तर कहते हैं, या फिर लॉन्गिट्यूड बोलते हैं।
To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. You can see, for example, that Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude 20 degrees south. Now in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. These lines of reference are called मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स यही क्या कहलाती हैं? ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और समझ लो, बस थोड़ी सी बात और समझनी है आपको। हमने देखा था कि जो विषुवत वृत्त है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। फिर इससे हमारा काम नहीं चला, तो हमने क्या किया कि इसको एक और इसमें काल्पनिक रेखा खींची, एक और काल्पनिक रेखा खींची जो पृथ्वी को फिर से दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो ये वाली रेखाएं हमारी क्या कहलाएंगी? देशांतर, और ये वाली रेखाएं हमारी क्या कहलाएंगी? अक्षांश। ठीक है, चलो, देशांतर के बीच की दूरी को अंशों में मापा जाता है, प्रत्येक अंश को मिनट में। ठीक है, प्रत्येक अंश को मिनट में मापा जाता है। जैसे देखो, देशांतर के बीच की दूरी को अंशों में, प्रत्येक अंश को मिनट में, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना होता है? 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। ठीक है, और सेकेंड, मिनट को सेकेंडों में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त होते हैं, ये अर्धवृत्त होते हैं। ठीक है, हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं। ये क्या होते हैं? ये अर्धवृत्त होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है हमारी देशांतर और अक्षांश रेखाओं का जाल। इसको हम ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम ग्रिड बोलते हैं। यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, ग्रिड। अब बात ये कही गई आपसे, बात ये कही गई है, यहाँ पर देखिए, बात क्या है ये कि उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है, पहली बात, विभाजित करती है। और ये क्या होते हैं? ये अर्धवृत्त होते हैं। तो आप यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो ये देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं। तो ये आधा हो गया, ये आधा वृत्त हो गया। आधा वृत्त उस साइड से भी आएगा, ये वाली जो रेखा जा रही है ये उधर से होकर आएगी और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ेगी, यहाँ आके निकलेगी। समझ रहे होंगे कि एक रेखा तो ये आ रही है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ रही है, ठीक है, और एक रेखा ये भी तो जा रही है जो उत्तरी ध्रुव को किससे जोड़ रही है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ेगी। मतलब कहने का यह है कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये अर्धवृत्त होती हैं। दूसरी बात आपको क्या बताई गई कि जब हम ध्रुवों की अक्षांश रेखाओं पर, देशांतर रेखाओं पर ध्रुवों की तरफ जाने पर, ये देशांतर रेखाएं हैं भाई, है ना, अगर गलती से अक्षांश बोल दिया हो तो, ठीक है। देशांतर रेखाओं ध्रुवों की तरफ जाने पर इनकी बीच की दूरी क्या होती है? इनकी बीच की दूरी जो है वो बहुत कम होती है। इनकी बीच की दूरी क्या होती है? कम होती है। ये देखो, पहले इनकी बीच की दूरी, ये देखो प्रमुख यामोत्तर है जिसका मान कितना है? 0 डिग्री है। अभी इसके बारे में हम बताएंगे कि इसका क्या कंसेप्ट है। अभी देखो, इनकी बीच की दूरी यहाँ पर ज़्यादा है, 0 डिग्री पे सबसे ज़्यादा है। फिर जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ बढ़ोगे इनके बीच की दूरी देखो, इनके बीच की दूरी कम होती गई कि नहीं? इनके बीच की दूरी कम होती गई कि नहीं? बोलो भाई, कम हो गई ना? तो वही बात यहाँ पर आपको बताई गई कि जैसे जैसे विभाजित किया जाता है, पहली बात ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है, एवं ध्रुवों पर क्या होती है? ध्रुवों पर जो है शून्य हो जाती है। ध्रुवों पर क्या हो जाती है? ध्रुवों पर देखो, यहाँ पर बिल्कुल बिंदु,
यहाँ पर आगे सारी मिल गई ना, यहाँ इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी शून्य हो गई कि नहीं हो गई, है ना। तो वही बात यहाँ पर बताई गई, इनके बीच की दूरी क्या हो गई, शून्य हो गई। चलिए, जहां पर सभी देशांतर रेखाएं देशांतरी या मोतर आपस में मिलते हैं वहां पर क्या होता है, ध्रुवों के बीच की दूरी शून्य हो जाती है। अक्षांश रेखाएं या फिर जिनको हम समानांतर रेखाएं बोलते हैं, देखो नाम भी याद रखना, अक्षांश रेखाओं को हम समानांतर रेखाएं भी बोलते हैं। रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी या मोतरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना थोड़ा सा कठिन है। यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि जब हम अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं, जब हम अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो अक्षांश रेखाओं में एक कंसेप्ट और समझना है हमको, एक कंसेप्ट और समझना है। देखो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। जब अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो कोई ना कोई हम देखो मुख्य लाइन तो मानेंगे, ठीक है, कोई ना कोई क्या करेंगे, कोई ना कोई हम मेन अक्षांश मानेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो सबसे बीच की दूरी है, मतलब कि जो पृथ्वी का व्यास है, एक तरीके से मान, जो पृथ्वी का व्यास है, जहाँ पर ये सबसे बीच की दूरी है, जहाँ पर सबसे ज्यादा दूरी है, उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम विषुवत रेखा मान लेते हैं, ठीक है। उसको हम विषुवत रेखा या फिर उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम 0 डिग्री मान लेते हैं, 0 डिग्री अक्षांश मान लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जितने भी वृत्त आएंगे वो सब विषुवत रेखा से छोटे होंगे, ठीक है, विषुवत वृत्त से आप सब छोटे होंगे, इसके बाद जितना आएंगे। तो कहने का मतलब जो सबसे बड़ा था उसको हमने मेन मान लिया, जो सबसे बड़ा था उसको हमने मुख्य या फिर 0 डिग्री मान लिया। अब देशांतर रेखाओं के साथ प्रॉब्लम ये है, देशांतर रेखाओं के साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर तो सारी रेखाएं बराबर हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारी रेखाएं बराबर ही हैं, इस डायग्राम में देखिए, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो सारी रेखाएं हैं ये आपस में बराबर हैं, ये सारी रेखाएं क्या है, आपस में बराबर है। तो इसमें से मेन किसको माना जाए भाई, अक्षांश रेखाओं में तो ये था जो सबसे बड़ा वृत्त है उसी को मुख्य मान लो, उसी को 0 डिग्री मान लो। लेकिन अक्षांश रेखाएं देशांतर या मोत्तर जो है, देशांतरी या मोत्तर जो है वो सारी की सारी क्या है, बराबर है। अब इसमें से मेन किसको माना जाए, 0 डिग्री किसको माना जाए, समस्या ये बनती है। इस समस्या का समाधान पाने के लिए, इस समस्या का समाधान पाने के लिए क्या हुआ कि सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की तरफ, पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यमोत्तर को हम प्रमुख यमोत्तर मानेंगे, ठीक है। इसका मान 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। इसका मान क्या है, 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या फिर 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करेंगे, ठीक है। प्रमुख यमोत्तर, प्रमुख यमोत्तर 180 डिग्री यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में, पूर्वी गोलार्ध एवं दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है, ठीक है। फिर से इसी डायग्राम पे हम आते हैं। इसी डायग्राम पे देखो क्या बात कही गई कि जो देखो ब्रिटिश जो राजकीय वेधशाला है, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है ना, निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां पर ग्रीनिच एक स्थान है जहां पर ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है, से गुजरने वाली यामोत्तर को हम क्या मानेंगे, प्रमुख यामोत्तर मान लेंगे, प्रमुख यामोत्तर मान लेंगे। और इसका मान क्या मानेंगे, 0 डिग्री मान लेंगे। तथा यहाँ से हम 180 डिग्री, यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करेंगे। प्रमुख यमोत्तर तथा 180 डिग्री यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। यहाँ पर देख लो, या फिर एक वृत्त हम बना के दिखा दें, पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। ये तो हम बात आपको समझा ही चुके हैं, ये बात हमने आपको समझाई ना अभी कि देखो भाई, देखो ये मान लो ग्रीनिच है, ये ब्रिटिश राज की वेधशाला, ये ग्रीनिच है। ग्रीनिच से जो होकर गुजरती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रमुख यमोत्तर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रमुख यमोत्तर या फिर देशांतर, ठीक है। अब ये बढ़ गया ना 2 भाग में, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ठीक है। अब 180 डिग्री, चूंकि पूरा कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, पूरा 360 डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री इधर हम काउंटिंग करेंगे क्योंकि ये 0 डिग्री है, और 180 डिग्री हम इधर काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर आपको बताई गई थी, 180 डिग्री पूर्व में 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करेंगे, ठीक है।
प्रमुख यमोत्तर तथा 180 डिग्री यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इंग्लिश में आप देख लीजिए कि hence all countries decided that the count should be begin from the meridian which are passed through the Greenwich where is the British Royal Observatory is located. This meridian is called the prime meridian. This meridian ये मेरिडियन क्या कहलाती है? प्राइम मेरिडियन कहलाती है। इट्स वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इट्स वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ into two equal halves ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या करता है? डिवाइड करता है। चलिए, इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व या पश्चिम लिखते हैं, क्योंकि है ना, समझ गए होंगे आप, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। तथा पश्चिम के लिए पश्चिम के लिए पा अक्षर का उपयोग करते हैं और दक्षिण के लिए पूरब के लिए पू अक्षर का उपयोग करते हैं। ये बात तो पता ही होगी आपको। ठीक है, और इंग्लिश में बात करें तो वेस्ट के लिए W और ईस्ट के लिए E, उसी का पहला लेटर उठा लो। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, अब ग्लोब पर अक्षांश या फिर जिनको हम समानांतर रेखाएं बोलते हैं और देशांतरी या फिर यमोत्तर जिसको बोलते हैं, के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान का देखो, ग्रिड यही है, ग्रिड जो हमने आपको दिखाया, ये अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के द्वारा जो जाल बनाया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। तो इसी को देखने के लिए बोला जा रहा है। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि अगर अभी हमने आपको बताया था कि अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? उदाहरण के लिए असम में दुबरी है, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यह दुबरी की सही स्थिति होगी। ठीक है, यह दुबरी की सही स्थिति होगी। चलो इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। देखो भाई, ये हमारी है पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी। इसमें कहा गया कि 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। तो उत्तरी अक्षांश क्या होगा? ये विषुवत रेखा हो गई हमारी। ठीक है, ये क्या हो गई? ये विषुवत रेखा हो गई। 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहीं लगभग इतने पे होगा, हमने मान लिया लगभग इतने पे है। ये 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब कह रहा है कि 90 डिग्री पूर्व देशांतर, 90 डिग्री पूर्व देशांतर, तो ये हमारी ग्रीनिश वाली रेखा है। ठीक है, ये हमारी कौन सी रेखा है? ये हमारी ग्रीनिश वाली रेखा है। कह रहा है कि 90 डिग्री पूर्व। ठीक है, तो 90 लगभग जस्ट लगभग यहाँ पर होगा। ठीक है, लगभग यहीं पे होगा 90 डिग्री, क्योंकि देखो 90 ये होगा, 90 उधर होगा, है ना। तो यहाँ पर मान लिया 90 डिग्री। तो तरीका क्या है देखने का? तरीका यह है कि जहां पर वो दोनों बिंदु आपस में काटेंगे, 26 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, तो जहां पर ये दोनों काटेंगे वहीं पर क्या होगा? वहीं पर ये धुबरी होगा, वहीं पर ये धुबरी स्थान होगा। तो ग्लोब पर किसी चीज के यदि आपको अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का मान पता है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का मान पता है, तो आप उस स्थान की स्थिति का पता लगा सकते हैं, है ना। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की वैल्यू पुट करनी है और जहां पर वो दोनों रेखाएं काटेंगे वही उसकी सही स्थिति होगी। ठीक है, ये विश्व के समय क्षेत्र हैं। ठीक है, ये क्या है? ये विश्व के समय क्षेत्र हैं। इनको थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये है आपकी ग्रीनिश रेखा। कहाँ है ग्रीनिश रेखा? कहाँ चली गई ग्रीनिश रेखा? कहाँ चली गई? ये है, ये आपकी ग्रीनिश है। आपको पता है कि ग्रीनिश रेखा के पूर्व में 82.5 डिग्री पर 82.5 डिग्री पर हमारा प्यारा भारत देश है। हमारा प्यारा भारत देश है 82.5 डिग्री पूर्व में। तो ये है भैया अपना भारत, ये है अपना भारत। ठीक है,
अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये पूरा टाइम जोन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है, समझाना इसके अगले वाली स्लाइड पे हम आपको बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको हिंदी में दिया गया था, ये आपको इंग्लिश में दिया गया था। यहाँ से एक चीज़ चाहे तो आप पॉइंट नोट कर लेंगे कि हमारा जो ग्रीनिच से, अगर यहाँ पर ग्रीनिच वाली जो रेखा है, इस पर यदि मान लो, इस पर यदि 12 बजे होंगे, यदि दोपहर के 12 बजे हैं, तो 5 घंटे और आगे कर लो, शाम के हमारे यहाँ 5:30 बज रहे होंगे। शाम के हमारे यहाँ कितने बज रहे होंगे? 5:30 बज रहे होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अब भारत का जो मानक मानक टाइम माना गया है, मानक समय माना गया है, वो 5:30 घंटे आगे है। ठीक है, कितना आगे है? 5:30 घंटे आगे है। चलिए, देशांतर और समय, अब हम क्या बात करेंगे? देशांतर और समय। देखो, जो अक्षांश रेखाएं हैं वो ताप कटिबंध को, पृथ्वी को ताप कटिबंधों में बांटती हैं। जो देशांतर रेखाएं हैं वो पृथ्वी को समय जोन के अनुसार डिवाइड करती हैं, है ना। वो पृथ्वी को क्या करती हैं? समय क्षेत्रों के अनुसार डिवाइड करती हैं, बांटती हैं। देशांतर और समय, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? जब पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण के सबसे अच्छा साधन है। ठीक है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय के तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पे होता है, ये वाली पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, कुछ चीजें हैं यहाँ पर देखो, जैसे कि स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। जो स्थानीय समय का अनुमान है वो सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। दोपहर में देखो, दोपहर में परछाई सबसे छोटी होती है, दोपहर में परछाई सबसे छोटी होती है। एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय जो है हमारी परछाई जो है वो सबसे लंबी होती है, परछाई सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ठीक है, ये जो ग्रीनिच रेखा है, जिस समय सूर्य इसके बिल्कुल सिर के ऊपर होगा, ग्रीनिच रेखा पर जितने भी देश आएंगे, ठीक है, जितने भी देश आएंगे, ठीक है, ग्रीनिच रेखा पर जिस समय सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर होगा, उस समय बिल्कुल दोपहर हो रही होगी, 12 बज रहा होगा। और इस रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर उस समय का जो मानक समय, जो स्थानीय समय है, वो कितना हो रहा होगा? तो 12 बज रहे होंगे वहां पे। ठीक है, यमोत्तर पर स्थित सभी समयों पर, स्थानों पर क्या होगा? दोपहर हो रही होगी। 12 वाला ना, दोपहर वाला 12 नहीं, रात वाला 12 भाई, समझे आप लोग, है ना। दोपहर वाला 12 बज रहे होंगे। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम is by the movement of the earth, the moon and the planets. The sun regularly rise and set every day, and naturally it is the best timekeeper throughout the world. Local time can be renowned by the shadowcast by sun, which is the shortest at noon, at longest at sunrise, है ना। सबसे ज़्यादा क्या होता है? लॉन्गेस्ट होता है सनराइज एंड सनसेट के समय। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्काई, all places along this meridian will have midday or noon, वहां पर क्या होगा कि बिल्कुल दोपहर होगी, वहां पर क्या होगा? बिल्कुल दोपहर होगी। तो इतनी बात समझ गए। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय क्या होगा? पीछे होगा। ठीक है, उनका समय क्या होगा? पीछे होगा। यहाँ पर देखिए, ये आपकी ग्रीनिच रेखा है,
ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो जो स्थान पूरब की ओर है उनका समय प्लस होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो +1 +2 +3 +4 +5, और भारत का कितना है +5.5, ठीक है, 5.5 घंटे आगे हैं। अब इधर आओ, ग्रीनिच से जब पीछे आएंगे, पश्चिम में आएंगे, ठीक है, किधर आएंगे पश्चिम में आएंगे, तब ग्रीनिच से समय क्या होता है घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, ठीक है। अब कितना घटेगा कितना बढ़ेगा इस कंसेप्ट को आपको समझना है, ठीक है। घटेगा बढ़ेगा ये आप समझ गए कि पूरब की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, पश्चिम की ओर जाएंगे घटेगा। अब कितना घटेगा कितना बढ़ेगा वो कंसेप्ट आपको समझना है, ठीक है। समय के अंतर दर की गणना, अब बात करेंगे समय के अंतर दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। विधि कौन सी है? देखो, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में वो कितना घूमेगी 15 डिग्री घूमेगी। भाई सिंपल सी बात है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में कितना घूमती है, मतलब एक बार अपना रोटेशन पूरा कर लेती है, 24 घंटे में एक बार अपने अक्ष पर घूम जाती है। और एक बार घूमने का मतलब क्या है कि 360 डिग्री वो घूम जाती है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी भाई, 1 घंटे में कितना घूमेगी, सिंपल सी बात है कि 360 को 24 से भाग दे दो, 6 चौके 24 है ना, 6 चौके 24, तो यहाँ 4 होगा, ठीक है, यहाँ 4 होगा, और 6 छन 36, 60 हो गया। तो 4 1 9 4 और 15 चौको 60, तो मतलब कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगा। अब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है, ठीक है, 1 आवर में 15 डिग्री घूमती है, तो 60 मिनट का मतलब ये है ना, ठीक है, 60 मिनट में कितना घूमेंगे 15 डिग्री, 15 के नाम 15, 15 चौको 60, मतलब कि 4 मिनट में 1 डिग्री मूव करेगा, ठीक है, 4 मिनट में 1 डिग्री मूव करेगा। ये कंसेप्ट आप समझे, कंसेप्ट आप समझ गए ये। अब आइए देखो, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है, कैसे होता है अभी हमने आपको बता दिया। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से आगे, ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में, 15 डिग्री पूर्व में, यदि ग्रीनिच से हम 15 डिग्री पूर्व जाएं, यहाँ पर देखिए, ठीक है, यदि हम ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व की ओर बढ़ते हैं, जब पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है भाई, देखो कहाँ पर आपको हम ये समझा थे, ये देखो, जब हम 15 डिग्री पूर्व की ओर जाते हैं तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है, 1 डिग्री में 4 मिनट का आता है, तो 15 डिग्री में कितना आएगा 15 चौको 60 मिनट का अंतर आएगा, 15 चौको 60 मिनट का अंतर आएगा, मतलब 1 घंटे का फर्क पड़ेगा। मतलब कि यदि हम 15 डिग्री पूर्व जाएं तो 1 घंटा आगे समय होगा, मतलब अगर ग्रीनिच पर 12 बजे हुए हैं और 15 डिग्री हम पूर्व की ओर में कोई स्थान है, तो वहां पर कितना बजा होगा, 12 में 1 घंटा जोड़ दो, 1 बजा होगा। और पूर्व पश्चिम की ओर जाएं तो 1 घंटा भी कम हो जाएगा। यहाँ पर यदि ग्रीनिच वाली रेखा पर 12 बजे हुए हैं तो वहाँ पर कितना बजा होगा, वहाँ पर सुबह के 11 बजे होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारे भारत का जो टाइम है ग्रीनिच से वो 5.5 घंटे आगे क्यों है, देखो ये वाला कंसेप्ट समझ लो भाई। ये वाला कंसेप्ट में क्या है कि देखो, ग्रीनिच रेखा से जो कि 0 डिग्री माना गया है, जिसको प्रमुख यमोत्तर माना गया है, ठीक है, प्रमुख यमोत्तर माना गया है। तो प्रमुख यमोत्तर जो है, इससे जो है हमारा जो देश है भारत, इससे जो है हमारा भारत है, ये 82.5 डिग्री पूर्व में है, ठीक है। कितना है 82.5 डिग्री, 82 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 8 चौक कितना हो गया 32 हो गया। तो अब इसको कितने से डिवाइड करोगे, ये इतने तो मिनट आ गए, इतने मिनट आ गए, ठीक है। और यदि 1 डिग्री में 4 मिनट अंतर आता है तो हाफ डिग्री में कितना आएगा 2 मिनट का अंतर आएगा, सिंपल सी बात है। और इतने मिनट ये हैं, तो आपके पास टोटल कितना हो गया 330 मिनट हो गया, टोटल कितना हो गया 330 मिनट हो गया। अब 330 मिनट को 60 से डिवाइड कर लो, कट गया। अब 2 से काट लो, 2 3 6, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 11 3 33, है ना। अब 11 को 2 से भाग कर लो तो 5.5 घंटे आ जाएगा ना, 5.5 घंटे आ जाएगा ना। तो यही क्या है, हमारा जो भारत देश है वो 5.5 घंटे उसका टाइम जो है आगे है।
भारत देश का टाइम कितना आ गया, 5.5 घंटे। देखो जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे तभी समझ में आएगा, है ना। मान लो क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछ ले आपको, आपसे कि एक ऐसा स्थान है जो ग्रीनिच से 70 डिग्री पूर्व में है। अब बताइए ग्रीनिच पे 12 बजे हुए हैं तो वहाँ का समय क्या होगा, तब आप कैसे निकालेंगे। मान लो भारत देश का तो आप लट के चले जाएंगे कि 5.5 घंटे आगे हैं, लेकिन जब आपको निकालना पड़ गया तो आप कैसे निकालेंगे, जब आपको कंसेप्ट पता होगा तब आप निकाल पाएंगे, है ना। तो वही चीज़ मेरा प्रयास है कि वही चीज़ आप सीखें, देशांतर और समय, देशांतर और समय। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच से 1 घंटा पीछे होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। वहाँ क्या है ना, 12 के बजाय 11 बज रहे होंगे, है ना। जब ग्रीनिच पे दोपहर में 12 बजेंगे तो वहाँ 11 बज रहे होंगे। 180 पर मध्य रात्रि होगी, 180 पे क्या होगी, मध्य रात्रि होगी। भाई दोपहर की 12 बज रहे हैं, 0 डिग्री पर क्या बज रहे हैं, दोपहर की 12 बज रहे हैं, तो 180 डिग्री पर टाइम का कितना अंतर आ जाएगा। भाई 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर आता है, तो 180 डिग्री कितना आ जाएगा, 18 चौक 72 आ जाएगा, 720। अब 6 से डिवाइड कर लो, तो 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 12 घंटे का अंतर आ जाएगा। 12 घंटे का अंतर का मतलब क्या है कि दोपहर के 12 से रात के 12 बज जाएंगे। तो मतलब कि 0 डिग्री ग्रीनिच पे यदि 12 बजे हुए हैं तो 180 डिग्री यमोत्तर पे कितना बजा होगा, 12 रात के बजे होंगे, रात के 12 बजे होंगे। ठीक है, वही बात यहाँ पर आपको समझाई जा रही है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में, ये वाली बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, कि किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। ठीक है, जब सूर्य आपके सिर के बिल्कुल ऊपर होगा, ठीक है, अपने उच्चतम बिंदु पे होगा, तो वहां पर दोपहर के कितने बजे होंगे, 12 बजे होंगे। और यही जो समय है, इसी प्रकार जो घड़ी के द्वारा दिखाए गए जो समय है, उस जगह का स्थानीय समय होगा। ठीक है, उस जगह का क्या होगा, स्थानीय समय होगा। बट एट 50 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनिच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनिच टाइम बाय 1 आवर, it will be 11 a.m. Similarly at 180 degree it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich। जब ग्रीनिच पे 12 नून होंगे तो सिमिलरली 180 डिग्री पे कितना होगा, मिड नाइट होगा। ठीक है, बिल्कुल मध्य रात्रि होगी। एट एनी प्लेस ऑफ ए वॉच कैन बी एडजस्ट टू रीड 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky। when it is midday the time shown by such a watch will give the local time for that place। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मानक समय क्यों मानते हैं, अब सवाल ये उठता है कि हम मानक समय मानते ही क्यों हैं। तो उसके लिए है कि अलग अलग यमोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जब ग्रीनिच पर 12 बज रहे होते हैं तो हमारे देश में शाम के 5:30 बज रहे होते हैं। तो है ना, मान लो कोई मैच डिसाइड हुआ लंदन में, है ना, ग्रीनिच में, लंदन में डिसाइड हुआ कि भाई ये मैच खेला जाएगा कितने बजे, दोपहर की 12 बजे खेला जाएगा। अब वो वहाँ पर दोपहर की 12 बजे मैच स्टार्ट होगा, लेकिन हमारे यहाँ उस समय कितने बज रहे होंगे, शाम के 5:30 बज रहे होंगे। तो समस्या आ गई ना। अलग अलग यमोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। ठीक है, अलग अलग यमोत्तर पर स्थित स्थानीय समय में क्या होता है, अंतर होता है। उदाहरण के लिए देखें तो बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली जो रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भाई ऐसी रेलगाड़ियां भी हैं जिनकी पटरियां बहुत ज़्यादा लंबी हैं, जिनकी पटरियां क्या हैं, बहुत ज़्यादा लंबी हैं। अब उनसे जो होकर रेलगाड़ियां गुजरती हैं क्या, तो उनके लिए समय सारणी डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मान लो कोई रेलगाड़ी है, अब इस बात को थोड़ा समझो, है ना। मान लो कोई रेल की पटरी है, यहाँ से मान लिया कि 70 डिग्री देशांतर से चालू होगी और ये 80 डिग्री देशांतर तक जाएगी। तो 70 डिग्री देशांतर पे समय कितना होगा, 70 डिग्री देशांतर से 80 डिग्री देशांतर के मध्य कितने डिग्री का अंतर है, 10 डिग्री का। मान लो यहाँ से शाम के 4 बजे चली। ठीक है, अब देखो आप कंसेप्ट समझ गए हैं, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें आपको फटाफट समझ में आएंगी। शाम के 4 बजे ट्रेन चली, ये 70 डिग्री देशांतर से क्रॉस करते हुए 80 डिग्री देशांतर पे तक पहुँचेगी। तो 10 डिग्री का अंतर है, 10 डिग्री का अंतर, तो 1 डिग्री में हमने अंतर बताया था आपको 4 मिनट का अंतर होता है, तो 10 डिग्री में कितना अंतर हो जाएगा, 40 मिनट का अंतर हो जाएगा। तो ऐसे में जो रेलवे की जो समय सारणी है उसमें डिफेक्ट आ जाएगा,
उसमें वो थोड़ा गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम देश का एक मानक समय मान लेते हैं। देश का क्या मान लेते हैं? एक मानक समय हम मान लेते हैं। ठीक है। भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यमोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाए। ठीक है, ठीक है। जैसे भारत देश है, तो भारत देश के बिल्कुल मध्य से गुजरने वाली यमोत्तर को हम क्या मान लेते हैं? है ना, मानक समय मान लेते हैं। इस यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। द लोकल टाइम ऑफ प्लेस which are on different meridians are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for train which cross several longitudes in India, है ना, several longitudes भाई उसके लिए टाइम टेबल डिसाइड करना बड़ा कठिन हो जाता है, जो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड से होकर गुजरती है जो ट्रेन। इन इंडिया फॉर इंस्टेंट देयर विल बी ए डिफरेंस of about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarika in Gujarat and Dibrugarh in Assam. गुजरात के द्वारिका और असम के डिब्रूगढ़ के बीच जो समय का अंतर वो कितना है? 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है भाई। अब इनके मध्य जो ट्रेन चलेगी उसके लिए समय सारणी बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, तो इसलिए मानक समय एक मानना आवश्यक हो जाता है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट the local time of some central meridian of a country as the standard time of the country, standard time for the country। तो एक स्टैंडर्ड टाइम मानना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, भारत में 82.5 डिग्री पूर्व, है ना, 80 डिग्री 30 मिनट, 82.5 डिग्री बोलो या फिर 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व को बोलो, को मानक यमोत्तर माना गया है। को क्या माना गया है? को मानक यमोत्तर माना गया है। इस यमोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे किसके नाम से जाना जाता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट या फिर 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट इज treated as the standard meridian. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as the Indian Standard Meridian Time या फिर IST। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको? IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनिच एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज 5 hours and 30 minutes ahead of GMT, so it will be 7:30 PM in India when it is 2 PM noon in London। ठीक है, यहाँ पर देखिए भारत की ग्रीनिच पूर्व 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5.5 घंटे आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के कितने बजे होंगे? 7:30 बजे होंगे। भाई 5.5 घंटा जोड़ लो, 5.5 घंटा जोड़ोगे तो 5 2 7 7.5। ठीक है, ये बात समझ गए। चलिए ये देखिए थोड़ा सा हमारे भारत के जो देशांतरी विस्तार है, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री पूर्व से लेकर 97 डिग्री पूर्व तक है। 68 डिग्री पूर्व से लेकर 97 डिग्री पूर्व तक है। अब मानक यमोत्तर मानने का तरीका क्या है कि बिल्कुल मध्य से होकर गुजरनी चाहिए, है ना। तो मध्य में कितना पड़ेगा? 82.5 डिग्री पूर्व जो है ये मध्य में पड़ेगा। कैसे पड़ेगा भाई? मध्य एवरेज निकाल लो। 68 डिग्री पूर्व से लेकर 97 डिग्री पूर्व तक है, तो 68 प्लस 97, 8 7 15 के 5 और 9 6 15 1 16, तो 165 को 2 से डिवाइड कर दो। 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर पॉइंट लगा दो, ये हो गया 10, 2 पंचे 10, तो 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री क्या हुआ? बिल्कुल इसका मध्य भाग आ गया। 82.5 डिग्री क्या आया? मध्य भाग आ गया, है ना। तो बिल्कुल बीच वाली जो रेखा है, बिल्कुल मध्य भाग को हम क्या मानेंगे? एक
मानक यामोत्तर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? मानक यामोत्तर मान लेंगे। और इसी मानक यामोत्तर के जो स्थानीय समय है, इसी मानक यामोत्तर का जो स्थानीय समय है उसको हम क्या मान लेंगे? स्टैंडर्ड टाइम मान लेंगे। उसको हम क्या मानेंगे? एक मानक समय मान लेंगे। तो मुझे उम्मीद है इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। हम मानक समय क्यों मानते हैं, उसी के अंतर्गत एक चीज़ और है कि कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। जैसे हमारे भारत देश में सिर्फ एक मानक समय अपनाया गया है, 82.5 डिग्री पूर्व को माना गया है। लेकिन बात करें रूस की, तो रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे के 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, 24 टाइम जोन में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र को 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है भाई, 24 इंटू 15 कर लो तो 15 चौको 60, 15 चौको 60 की 0, 15 दूनी 30 और 30 6 36, 360 डिग्री पूरा हो जाएगा, है ना। 360 डिग्री पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया कि रूस में 11 टाइम जोन है और एक घंटे के टाइम जोन को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। मतलब कि इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र जो है 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। प्रत्येक समय क्षेत्र जो है 15 डिग्री देशांतर तक के समय क्षेत्र को जो है वो घेरता है। बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं अभ्यास प्रश्न पे आने से पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा 10 मिनट में हम थोड़ा सा फटाफट रिवाइज करेंगे। चलिए, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसको हम 10 मिनट में फटाफट से रिवाइज करते हैं। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हमने आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया है। दूसरे चैप्टर का नाम क्या था? तो ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं था। ठीक है, ये चैप्टर का ग्लोब, लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स था। हमने सबसे पहले ग्लोब के बारे में जाना। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक लघु रूप है। लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब स्थिर नहीं होते, ये अपने धुरी के चारों ओर घूमते रहते हैं। इन पर देशों, महाद्वीपों एवं महासागरों को उनको बिल्कुल सही आकार में दिखाया जाता है। हमने ये बताया ग्लोब के बारे में। तो ग्लोब में एक सुई झुकी हुई अवस्था में होती है जिसको हम अक्ष कहते हैं। ठीक है, ग्लोब पर वो दो बिंदु जिनसे होकर वो सुई गुजरती है उनको उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर उस पृथ्वी की भांति घुमाया जा सकता है। जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, वैसे ग्लोब को भी घुमाया जा सकता है। इतनी बात हमने आपको ग्लोब के बारे में बताई थी। ठीक है, और ग्लोब के बारे में बताई थी, ये थोड़ा सा आपको हमने समझाया था। ठीक है, ये हमारा ग्लोब, ये है हमारा उत्तरी ध्रुव, ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव और ये है वो सुई। ठीक है, ये वो है, ये सुई है। और इस सुई को हम क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। आगे हमने आपको बताया था कि एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, है ना। जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, है ना। उत्तरी गोलार्ध, जैसे कि यहाँ पर हमने आपको समझाया था। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि ये वाला जो आधा भाग है, ये वाला जो ऊपर वाला भाग है ये उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला आधा भाग क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। तो वही बात आपको यहाँ पर बताई जा रही है, वही बात यहाँ पर आपको जो है बताई जा रही है। फटाफट से देखते हैं आगे। ये विषुवत रेखा कहते हैं पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिण में स्थित आधे भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। या पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति को बताने का संदर्भ बिंदु है। पृथ्वी पर विभिन्न स्थान, है ना, विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का क्या है? संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, विषुवत वृत्त से लेकर ध्रुव तक की सभी समानांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। तो अक्षांशों को हम क्या मापते हैं? किस में मापते हैं? अंश में मापते हैं। आगे हमने आपको बताया था कि विषुवत वृत्त जो है शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त जो है ये शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है, चूंकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के दोनों तरफ ध्रुवों की जो बीच की दूरी है पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री का 1/4 होगा, मतलब कि 90 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है वो दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। आगे हमने आपको बताया था कि इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं और विषुवत वृत्त के दक्षिण की तरफ सभी समानांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। सभी समानांतर रेखाओं को क्या कहते हैं हम? दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ठीक है,
प्रत्येक अक्षांश के मान को उसकी दिशा, है ना, अक्षांश के मान के साथ साथ उसकी दिशा भी बताना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो मान लो एक ही अक्षांश पर कई स्थान हो सकते हैं, इसलिए दिशा भी बताना बहुत जरूरी है। तो उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हमने आपको बताया था कि महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है और दक्षिण अमेरिका में जो ब्राजील, दक्षिण अमेरिका के जो ब्राजील में बेलो होरिजेंटो है, वो एक ही अक्षांश 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में है, और जबकि बोलो होरिजेंटो जो है यह विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश के दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 20 डिग्री उत्तर जो है, 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर, इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर जो है ना, ये जो चंद्रपुर है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, तथा बेलो होरिजेंटो जो है 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार क्या होता है, अक्षांशों का आकार क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, इतनी बात हमने आपको बताई। अब महत्वपूर्ण अक्षांश के बारे में हमने बताया। 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। और बात करें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की, तो कर्क रेखा को दर्शाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा को दर्शाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश किसको दर्शाता है, विषुवत वृत्त को, तथा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश किसको दर्शाता है, दक्षिण ध्रुव वृत्त को दर्शाता है। ठीक है, इतनी बात हमने आपको बताई। फिर हमने आपको कुछ ताप कटिबंध बताया, या ये डायग्राम हमने आपको समझाया था। 0 डिग्री अक्षांश को हम कहते हैं विषुवत वृत्त, 23.5 डिग्री उत्तर को कर्क का, 66.5 डिग्री उत्तर को हम कहते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, उत्तर ध्रुव कहते हैं। ठीक है, 60 डिग्री रेखा कहते हैं, 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और 90 डिग्री हम दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने आपको ताप कटिबंध बताया था। हमने आपको ताप कटिबंध के बारे में बताया था। ताप कटिबंध क्या है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो है सूर्य की रोशनी साल में एक बार बिल्कुल सीधे पड़ती है ना। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो है सूर्य की रोशनी जो है साल भर में एक बार बिल्कुल से एकदम सिर के ऊपर होती है। तो यहाँ पर गर्मी जो है, हीट जो है सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसकी अपेक्षाकृत जो है कर्क रेखा से लेकर उत्तर ध्रुव वृत्त तक की दूरी, और यहाँ पे मकर रेखा से लेकर दक्षिण ध्रुव वृत्त तक का जो क्षेत्र है, इसको हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, उत्तर वाले को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिण वाले को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ये यहाँ पर जो क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो थोड़ा सा तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, सूर्य की जो किरणें हैं वो थोड़ा सा तिरछी पड़ती हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा कम गर्मी होगी। और इसको हम इसलिए क्या कहते हैं, शीतोष्ण, मतलब शीत भी है और उष्ण भी है, तो इसलिए शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और ध्रुवों पर जो है सूर्य कभी क्षितिज से ऊपर नहीं जा पाता है, इसलिए ये यहाँ पर क्या होता है, शीत कटिबंध क्षेत्र कहलाते हैं। तो इतनी बात हमने आपको बताई थी। पृथ्वी के ताप कटिबंध वही चीज है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें हमेशा ध्रुव की तरफ सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था शीत कटिबंध, है ना, शीत कटिबंध हमने आपको समझाई दिया डायग्राम से। फिर देशांतर के बारे में हमने आपसे बात करी थी कि किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए सिर्फ उनके अक्षांशों से काम नहीं चलेगा, कुछ और जानकारियों की हमें आवश्यकता होती है कि पूर्व और पश्चिम में उनकी क्या स्थिति है ना। सिर्फ और उत्तर और दक्षिण स्थिति से हमने, क्योंकि देशांतर क्या होते, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, सिर्फ और उत्तर और दक्षिण की स्थिति बताती हैं, लेकिन हमें पूर्व और पश्चिम की स्थिति का भी जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, काल्पनिक रेखाएं मानते हैं, देशांतर रेखाएं मानते हैं। कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप है, और हिंद महासागर में स्थित जो मॉरिशस द्वीप है एक ही अक्षांश पर 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है।
इन्हीं संदर्भ रेखाओं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं संदर्भ रेखाओं को हम देशांतरी यमोत्तर कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, देशांतर के बीच की दूरी अंशों में मापा जाता है, आपको पता ही होगा कि अक्षांशों के बीच की दूरी को भी अंशों में मापते हैं और देशांतरों के बीच की दूरी को भी हम अंशों में ही मापते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ये हमने आपको समझाया था कि कैसे शून्य हो जाती है। जहां सभी देशांतरी यमोत्तर आपस में मिलती हैं, अक्षांश समानांतर रेखाएं से भिन्न, है ना, जहां सभी, यहाँ पर देखिए, जहां सभी देशांतरी रेखाएं आपस में मिलती है वहां पर क्या होती है, उनके जो बीच की दूरी वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। अक्षांश एवं समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यमोत्तरों की लंबाई समान होती है। जैसे अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, जो विषुवत वृत्त होता है वो सबसे बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो जो अक्षांश वृत्त है ना, उनकी जो लंबाई है वो कम होती जाती है। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनकी लंबाई जो है हमें हर जगह समान होती है, मतलब सभी देशांतरी यमोत्तर जो होते हैं इनकी सभी की लंबाई समान होती है। ठीक है, और इन्हें इसलिए क्या होता है कि इन्हें मुख्य संख्याओं में, फिर जब सबकी लंबाई सेम है तो हम किसको मेन माने, किसको मुख्य माने। तो सभी देशों ने एक सहमति बनाई, जो ब्रिटिश में राजकीय वेधशाला है वहां से गुजरने वाली जो यमोत्तर है उसको हमने प्रमुख यमोत्तर मान लिया, और ये मान लिया कि वो 0 डिग्री यमोत्तर पे स्थित है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की गिनती शुरू की जाए। इस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर माना गया। इसका मान जो है 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर है, तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यमोत्तर 180 डिग्री यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, एक पूर्वी गोलार्ध और दूसरा पश्चिमी गोलार्ध में। ठीक है, इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व या पश्चिम अक्षर लिखा जाता है ना, पूर्व के लिए पू का इस्तेमाल करते हैं, पश्चिम के लिए पा का इस्तेमाल कर लेते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं को देखो, ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक ग्रिड का निर्माण करते हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान की स्थिति का पता लगा सकते हैं। ठीक है, उस स्थान की स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो ये ग्रिड है, ग्रिड के बारे में हमने आपको समझाया था। उदाहरण के लिए असम की धुबरी जो है 26 डिग्री उत्तर अक्षांश पर है और एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। तो जब आपको अक्षांश एवं देशांतर पता चल जाएगा तो आप उसकी जगह निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने आपको निकाल कर दिखाया था। ये विश्व के समय क्षेत्र है। ठीक है, विश्व के समय क्षेत्र है, आप इनको देख सकते हैं एक बार। फिर आगे हमने बताया था देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा जो साधन है पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है। स्थानीय समय का अनुमान किससे लगाया जाता है, सूर्य के द्वारा वाली परछाई से लगाया जा सकता है ना। दोपहर में, जो दोपहर में सबसे छोटी होती है और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सबसे बड़ी होती है। ठीक है, ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पे होता है उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होता है, उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होता है, दोपहर होती है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच से आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा, है ना। अंतर की गणना कैसे करेंगे भाई, कितना आगे होगा कितना पीछे होगा, तो इसके अंतर की गणना हम ऐसे कर सकते हैं कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः ये 1 घंटे में कितना घूमेगी, 15 डिग्री घूमेगी। अब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी तो 4 मिनट में कितना घूमेंगे, 1 डिग्री घूमेगी। ठीक है, इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बज रहे होंगे तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 1 घंटे आगे होगा। और ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम में 1 घंटा कम होगा, मतलब कि वहां पर क्या होगा, 11 बज रहे होंगे। तो यही बात आगे आपको बताई गई है, हमने कैलकुलेशन करके आपको भी बताई है ना। यहाँ पे 11 बज रहा होगा। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पे होता है तो वहां पर होता है, तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। ठीक है, दोपहर में घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। कब, जब सूर्य बिल्कुल अपने उच्चतम बिंदु पे होता है, बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, तब क्या कितने बज रहे होते हैं,
दिन के 12 बज रहे होंगे, और यही क्या होता है, उस जगह का स्थानीय समय होता है। ठीक है, यही क्या होता है, उस जगह का स्थानीय समय होता है। अलग अलग यमोत्तरों की स्थिति, अलग अलग यमोत्तरों की हम मानक समय क्यों मानते हैं? ठीक है, अलग अलग यमोत्तरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बात करें तो बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली जो ट्रेन है उसकी समय सारणी तैयार करना कठिन हो जाएगा यदि हम मानक समय ना माने तो, क्योंकि कई बार क्या होता है, ट्रेनें बहुत से देशांतरों से होकर गुजरती हैं। उदाहरण के तौर पे दिया गया था कि गुजरात में जो द्वारका है और असम में जो डिब्रूगढ़ है, इनके बीच में जो समय का अंतर वो 1 घंटा 45 मिनट है, और अगर इनके बीच में ट्रेन चलाई जाए तो फिर 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए ट्रेन के लिए जो समय सारणी तैयार करना है वो बड़ा ही कठिन हो जाएगा। ठीक, वो बहुत ही कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक मानक समय मान लेते हैं। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यमोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। ठीक है, भारत में कितना माना गया है, 82.5 डिग्री को मानक समय माना गया है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखें। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक यमोत्तर माना गया है। इस यमोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या फिर IST के नाम से जाना जाता है। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5.5 घंटे आगे है। इसलिए जब लंदन में 2 बजते हैं तो यहाँ पर कितने बजते हैं, शाम के 7:30 बजते हैं। ठीक है, ये हमारा मानक समय है। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां पर एक से अधिक मानक समय है। जैसे कि रूस की हमने बात करी तो रूस में 11 मानक समय है। और पूरी पृथ्वी पर 24, पूरी पृथ्वी के जो समय क्षेत्र है उनको 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, मतलब एक समय क्षेत्र जो है वो 15 डिग्री देशांतर क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्न पर। हमने सारी चीजें पढ़ ली, सारी चीजें समझ ली, रिवाइज भी कर लिया है। अब हम देखते हैं कि प्रश्न हम लोग कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं। तो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पूछा गया भूआभ, पृथ्वी के सही आकार को हम क्या बोलते हैं, भूआभ बोलते हैं, जियोइड बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ अर्थ, तो क्या बोलते हैं इसको, जियोइड बोलते हैं। ग्लोब क्या है, तो ग्लोब जो है, ग्लोब क्या है, पृथ्वी का जो है वास्तविक प्रतिरूप है। पृथ्वी का जो है एक वास्तविक प्रतिरूप है, लघु प्रतिरूप है, छोटा प्रतिरूप है। कर्क रेखा एवं अक्षांशी, कर्क रेखा का अक्षांशी मान कितना है, तो कर्क रेखा हमने आपको बताया था कि 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा का अक्षांशी मान 23.5 डिग्री उत्तर। और मकर रेखा का अक्षांशी मान, ठीक है, मकर रेखा का अक्षांशी मान 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री कितना दक्षिण होता है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध हमने आपको बताए थे। पहला है उष्ण, पहला उष्ण, दूसरा क्या है शीतोष्ण, दूसरा शीतोष्ण है, और तीसरा क्या है, तीसरा शीत ताप कटिबंध, शीत ताप कटिबंध। तो पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध आपको पता चल गए। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं, तो सबसे पहली बात तो ये संदर्भ रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं 36 संदर्भ रेखाएं हैं जो किसी स्थान की स्थिति उत्तर या दक्षिण बताती हैं, किसी स्थान की स्थिति को उत्तर या दक्षिण के रूप में बताती हैं, ये संदर्भ रेखाएं। जबकि देशांतर ऐसी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, देशांतर ऐसी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं जो किसी स्थान की स्थिति को पूरब या पश्चिम बताती ना, उसकी स्थिति को पूरब या पश्चिम के रूप में प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध पर क्यों प्राप्त होती है ना, उष्ण कटिबंध पर इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि वर्ष में एक बार सूर्य की जो किरणें होती हैं बिल्कुल हमारी सिर के ऊपर होती हैं। वर्ष में एक बार जो सूर्य होता है बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है, इसलिए ऊष्मा की अधिक मात्रा जो है उष्ण कटिबंध पर प्राप्त होती है। भारत में जब शाम के 5:30 बज रहे होते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होते हैं। बजते हैं, है ना, क्यों बजते हैं, पूछ रहा है क्यों बजते हैं, क्योंकि भारत जो है ग्रीनिच रेखा से भारत का जो मानक समय है ग्रीनिच रेखा से 82.5 डिग्री, सॉरी हाँ 82.5 डिग्री जो है पूर्व में है, 82.5 डिग्री क्या है पूर्व में है।
तो इसलिए यहाँ का जो मानक समय है वो 5.5 घंटे आगे है, इसलिए जो है यहाँ पर जो है 7:30 बजते हैं, सॉरी 5:30 बजते हैं ना, हाँ 5:30 बजते हैं। अब ऑब्जेक्टिव कुछ प्रश्न है, प्रमुख यमोत्तर का मान कितना है, तो प्रमुख यमोत्तर का मान 0 डिग्री है, ठीक है। टिक द करेक्ट, द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री है, ठीक है। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है, शीत कटिबंध ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है, ठीक है। देशांतरों की कुल संख्या 360 है, 100 है ना, 180 पूर्व की तरफ, 180 पश्चिम की तरफ हम गिनती करते हैं 360। दक्षिण ध्रुव व्रत स्थित है, दक्षिण ध्रुव व्रत दक्षिणी गोलार्ध में होगा, है ना, उत्तर ध्रुव व्रत उत्तरी गोलार्ध में होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रिड किसका जाल है, ग्रिड तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जाल है, अक्षांश या फिर जिसको हम समानांतर रेखा कहते हैं, या फिर देशांतरी या मोत्र, ठीक है। तो अक्षांश एवं देशांतरी या मोत्रों का जाल है ग्रिड, हमने आपको दिखाया था। खाली स्थान बनना है, मकर रेखा डैश पर स्थित है, मकर रेखा डैश पर स्थित है, मकर रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। भारत का मानक यामोत्तर क्या है, तो 82.5 डिग्री है, भारत का मानक यामोत्तर क्या है, 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्व है। 0 डिग्री यामोत्तर को क्या कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर के नाम से जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी डैश की तरफ घटती है, तो ध्रुवों की तरफ जाने पर घटती है, ठीक है, ध्रुवों की तरफ जाने पर घटती है। उत्तर ध्रुव व्रत डैश गोलार्ध में है, तो उत्तर ध्रुव व्रत उत्तरी गोलार्ध में है, इसमें है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर ध्रुव व्रत कहाँ पर है, तो उत्तरी गोलार्ध में। तो भैया यही तक आज थी हमारी क्लास, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी क्लास समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई सुझाव है, आपको कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है ना, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी को जय हिंद।